ओके, तो जैसे कि हम लोग पिछले टॉपिक में सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है हम लोग पढ़ लिए थे। सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ते वक्त हम लोगों ने क्या देखा था कि एक सोलेनॉइड की तरह दिखने में ही एक छोटा सा कॉइल होता है। इसी कॉइल में जब करंट पास होता है तो इसी कॉइल में करंट पास होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है और उसी मैग्नेटिक फील्ड के कारण खुद पे ही ये फ्लक्स चेंज करवाता है और खुद ही फ्लक्स चेंज करने के कारण खुद ही पे एक बैक ईएमएफ भी जनरेट करता है। ये बैक ईएमएफ स्टार्टिंग में अपोज करता है कोई भी चेंज को। करंट बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, एंड में अगर करंट कम रहा तो कम नहीं देगा। इसी सोलेनॉइड को हम लोग इंडक्टर के नाम से जानते हैं। आगे जाके हम लोग इसी इंडक्टर के ऊपर कुछ फॉर्मूला से बनाएंगे, डेरिवेशन भी करेंगे, बट बिफोर दैट हम लोग कुछ डेरिवेशंस करते हैं। दैट मींस वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड विद अ कॉइल। एक कॉइल ऑफ n टर्न्स, उसका सेल्फ इंडक्टेंस निकालेंगे और फिर उसके बाद सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनॉइड भी निकालेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग इंडक्टर पे रुक जाएंगे। चलो शुरू करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस रिलेटेड या एसोसिएटेड विद अ कॉइल ऑफ n टर्न्स। पहला हो जाएगा हम लोगों का कॉइल ऑफ n टर्न्स और दूसरा वाला हम लोग देखेंगे सोलेनॉइड में क्या होगा। तो सोलेनॉइड का भी एक ही साथ हम लोग कर लेंगे। तो सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद कॉइल ऑफ n टर्न्स। यहाँ पे करने के लिए पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा था कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ इंडक्टर या फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल क्या देखे थे हम लोगों ने पिछले टॉपिक में, देख लेना। वहां पर हम लोग एक इक्वेशन बनाए थे, दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड, मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल इज L into I। यहाँ पे हम लोगों ने कैसे डिराइव किया था, we knew that the flux associated with a coil is directly proportional to the current flowing through that coil। then proportionality हटाए तो coefficient of self inductance या inductance L आ गया होगा। दूसरे टॉपिक में देख लो, अच्छे से डिटेल ये एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे phi E is equal to Li ये हम लोगों को पता है, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको साइड रखते हैं और आगे की तरफ मूव करते हैं। फ्लक्स निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला है, दैट इज phi is equal to v into a। फ्लक्स निकालने का एक और तरीका है, दैट इज phi b is equal to v into a। n टर्न्स है तो nba, cos थीटा ऑफ कोर्स रहता है phi ba cos थीटा। थीटा को हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री पकड़ ले रहे हैं, यहाँ पे नॉट 90 डिग्री, 0 डिग्री यहाँ पे हम लोग पकड़ ले रहे हैं। cos 0 यानी the angle between the area vector and the magnetic field lines is 0 degree। that means ये हम लोग का अगर एरिया हुआ तो एरिया से पूरा एकदम परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रहा है यहाँ से, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच एंगल है ये 0 डिग्री है, cos 0 1, इसलिए मैक्सिमम फ्लक्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो phi b is equal to nba। ओके, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक कॉइल की बात कर रहे हैं, कॉइल ऑफ n टर्न्स, यानी ये कॉइल, सीधी सी बात है। कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड रिलेटेड टू अ कॉइल, ये हम लोग पिछले चैप्टर में ये किया था, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमने ये देखा था कि अगर एक कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके बीच में उसका मैग्नेटिक फील्ड कितना जनरेट कर रहा है, ये कितना जनरेट करता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर of a coil B will be equal to mu naught I by 2 pi। ये हमारा फॉर्मूला था। एंड इफ दिस कॉइल इज ऑफ n टर्न्स, तो यहाँ पे हम लोग n डाल देंगे। यहाँ पे mu naught I by 2 pi, mu naught I by 2r, तो B is equal to mu naught I by 2r into n रहेगा यहाँ पे। और इसी B को जब इसमें हम लोग पुट करें तो ये क्या आता है, we get the flux associated phi b is equal to n, ये वाला n, b के लिए हमारा इक्वेशन बन जाएगा
म्यू नॉट ni बाई 2r, और ये तो यहाँ पर ये है। नाउ ये जो हमारा निकला है फ्लक्स, ये तो फ्लक्स का फार्मूला हमें बहुत पहले से पता था, phi is equal to ba। और ये जो फार्मूला है फ्लक्स का, दिस फ्लक्स, ये फ्लक्स का फार्मूला सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंडक्टेंस के केस में ही लगता है, बट स्टिल दिस इज आल्सो द फार्मूला फॉर फ्लक्स। If we compare this formula with this formula, then what we get? अगर इसको जरा हम rearrange कर दें, इसको rearrange करके अगर हम लिखें, इसको इस रूप में लिख सकते हैं, phi b is equal to mu naught n square a by 2r into I, या कैपिटल I भी लिख सकते हैं, स्मॉल I भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम लोग का करंट कहलाता है I। Now let us compare this equation and this equation. इन दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करें तो we can easily find that the value of self inductance in this case is this one. That means from here we can say that value of self inductance L is mu naught n square a by 2r। अब ये जो इक्वेशन दिख रहा है ये हो गया हमारा फाइनल इक्वेशन फॉर द केस ऑफ कॉइल ऑफ n टर्न्स। हम लोग चाहे तो इसमें से एरिया जो a है, ये जो कॉइल है, कॉइल अगर सर्कुलर शेप का है तो इस एरिया का फॉर्मूला यहाँ पुट कर सकते हैं। एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ कॉइल इन दैट केस द शेप ऑफ द कॉइल इज सर्कुलर, तो वहां पे लिख सकते हैं पाई r स्क्वायर। चलो एक काम करते हैं, लिख के देख लेते हैं। एरिया का मतलब हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाय 2r। ये r से ये कट जाएगा, फाइनली वी विल गेट L is equal to mu naught n square pi r by 2। तो ये वाला इक्वेशन भी हमारा हो सकता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो दिस इज द केस, दैट इज द केस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस व्हेन द सेल्फ इंडक्टेंस इज बीइंग इंड्यूस्ड इन कॉइल ऑफ n टर्न्स। तो ये रहा हमारा। अब आगे जाके हम लोग करेंगे कि सोलेनॉइड में भी अगर हम लोग करें तो वो कैसे निकालना है, उसको भी हम लोग सेम प्रोसेस से करेंगे जिस प्रोसेस से इसको किए, बट थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। एक बार इसको देख लो, इसको भी सुन लो। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि कॉइल ऑफ n टर्न्स अगर रहेगा तो कॉइल ऑफ n टर्न्स में हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का L का वैल्यू ये आता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई r बाय 2। अब हम लोग को ये देखना है यहाँ पे कि वैल्यू क्या आएगा यही सेल्फ इंडक्टेंस का जब हम लोग कॉइल के बदले सॉलिनॉइड पकड़ लिए हम लोग, यानी सॉलिनॉइड में क्या आता है, प्रोसेस सेम रहेगा। चलो शुरू करते हैं। यानी हम लोग को मालूम है कि ये इक्वेशन तो सेल्फ इंडक्टेंस के केस में फ्लक्स ये हो जाएगा, बट उससे पहले ये तो नॉर्मल फ्लक्स का ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो चलो ये शुरू करते हैं। phi b is equal to nb cos 0 रहेगा, यहाँ पे cos थीटा का वैल्यू cos 0 1, मैक्सिमम फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। नाउ अगेन सोलेनॉइड में हम लोग को बहुत पहले ही मालूम चल गया था कि सोलेनॉइड में, ये हो गया सोलेनॉइड, सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, जो टॉपिक हम लोग किए थे वहां पे जाकर देख सकते हो। द फार्मूला ऑब्टेन्ड विल बी मैग्नेटिक फील्ड इन अ सोलेनॉइड B is equal to mu naught n I। ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसमें स्मॉल n क्या है? दिस इज टर्न डेंसिटी। टर्न डेंसिटी का मतलब हो गया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यानी इसको अगर हम अलग से लिख दें तो टर्न डेंसिटी मींस नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये तो हम लोग चाहे इसको उसको भी बदल सकते हैं, इसे भी रख सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इसमें बदल देते हैं, क्योंकि ये वाली इक्वेशन को हम लोग को यहाँ से मालूम है कि ये वाली इक्वेशन को दोबारा इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो इसमें तो ऑलरेडी n के टर्म्स में लिखा हुआ है। तो काम करते हैं, इसको बदल देते हैं इसके ऊपर। तो दिस कैन बी रिटन एज mu naught n I by। Now again, placing the value of magnetic field in this equation, we can write that flux produced is n into mu naught n I by L into A। Now इसी को अगर हम लोग रीअरेंज करके लिखे तो इसको लिख सकते हैं mu naught n square a by L into I। इसकी हमें जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा,
ये जो वैल्यू निकला, नाउ लेट अस कंपेयर दिस विद द इक्वेशन इन दिए वाला 5b li। तो यहां से अगर हम उसे कंपेयर करते हैं यानी 5b li, ये इक्वेशन हम लोग तभी इस्तेमाल करेंगे जब जहां पे सेल्फ इंडक्टेंस हो रहा होता। तो looking in this equation and this equation we can say that the value of L, from here and here we can say that the value of L here will be mu naught n square a by L। ये रहा। अब यहाँ पे बस इतना ही नहीं है, अगर हम लोग इस n को स्मॉल n यानी टर्न डेंसिटी में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे करते हैं अलग से ताकि हमको मिटाना नहीं पड़े वहां पे। L is equal to mu naught n square a by L, इसको मल्टीप्लाई कर दो L by L, L by L से मल्टीप्लाई किया तो कट करके 1 हो जाएगा। It does not changes the actual equation but it gives us the opportunity, क्या चीज कि L square by L square, L equal L square a into L, n square by L square, n square by L square will give us small n square, that means this will becomes mu naught small n square a L, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। That means we can write this same equation as L equal to mu naught n square a L। तो ये वाला जो हमारा इक्वेशन बना, ये दोनों ही इक्वेशन न्यूमेरिकली तो बिल्कुल सेम है, लेकिन दोनों से हम लोग को अलग अलग इंफॉर्मेशन पता चलता है। यानी अगर हमारा सिचुएशन क्वेश्चन न्यूमेरिकल में बोलो या रियल लाइफ में बोलो, अगर हमारा सिचुएशन कुछ ऐसा है कि जो सॉलिनॉइड दिख रहा है ना, ये सॉलिनॉइड का अगर ये अगर सॉलिनॉइड में नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स्ड है, then in that case हम लोग ये वाला वैल्यू इस्तेमाल करेंगे। और अगर टर्न डेंसिटी फिक्स्ड है तो ये वाला इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। दोनों का फिर से अच्छे से समझिए, नंबर ऑफ टर्न फिक्स्ड है और लेंथ वैरी कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न फिक्स्ड है और लेंथ वैरी कर रहा है, इसका मतलब एक्चुअल में क्या वैरी कर रहा है, टर्न डेंसिटी वैरी कर रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स यानी मान लो 10 टर्न ही है, बस 10 टर्न है और लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो टर्न डेंसिटी क्या होता है 1 टर्न पर सेंटीमीटर। लेंथ को वैरी कर दिया 20 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, 10 टर्न्स 5 सेंटीमीटर, टर्न फिक्स रखे हैं, लेंथ वैरी कर दिए 10 टर्न 5 सेंटीमीटर, अब टर्न डेंसिटी क्या हो गया 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर। तो टर्न डेंसिटी जब वेरिएबल हो तो हम ये वाला इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और ये इक्वेशन को क्या बताता है कि द सेल्फ इंडक्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ टर्न्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉलिड। बट वही ये वाला इक्वेशन क्या बताता है, जब टर्न डेंसिटी फिक्स्ड हो, टर्न डेंसिटी फिक्स्ड हो और नंबर ऑफ ये लेंथ चेंज हो रहा हो, टर्न डेंसिटी फिक्स्ड हो मतलब ये बोल दिया गया कि पर सेंटीमीटर 1 टर्न रहेगा ही रहेगा, पर सेंटीमीटर 1 टर्न रहेगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर रखें तो 10 टर्न इसे मिलेंगे, अगर इसको 20 सेंटीमीटर रखें तो 20 टर्न मिलेंगे, 30 सेंटीमीटर रखें तो 30 टर्न मिलेंगे इसमें। That means in this case the self inductance is directly proportional to the length। यानी ये दोनों इक्वेशन में अगर हम लोग टर्न डेंसिटी या नंबर ऑफ टर्न्स दोनों में किसको फिक्स कर रहे हैं, उस हिसाब से डिपेंडेंसी ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑन द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड चेंज हो रहा है। एक इक्वेशन के हिसाब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक इक्वेशन के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक बार फिर से अगर रिपीट करें तो अच्छे से समझना, अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न फिक्स कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स अगर फिक्स कर दिए यानी एक सॉलिनॉइड ले लिए और एक सॉलिनॉइड में बस 10 टर्न ही रहेगा, अब इसी 10 टर्न को हम तोड़ के टान के बड़ा कर दिए या टीप के छोटा कर दिए, बड़ा भी कर दिए तो भी 10 टर्न ही रहेगा, टीप के छोटा कर दिए तो भी 10 टर्न ही रहेगा। बस क्या चेंज कर रहे हैं, लेंथ चेंज कर रहे हैं, इसका लेंथ चेंज कर रहे हैं और साथ साथ टर्न डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, टर्न डेंसिटी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि इतना दूर में पहले 10 टर्न्स था, अब टर्न के इतना बड़ा कर दिए तो इतना दूर में कितना है 10 टर्न, अब छोटा करके इतना कर दिए तो इतने दूर में कितना है 10 टर्न, तो इतना लेंथ में भी 10 टर्न, इतने लेंथ में भी 10 टर्न, इतने लेंथ में भी 10 टर्न, तो एक्चुअली में टर्न डेंसिटी चेंज कर रहे हैं। तो टर्न डेंसिटी जब टर्न डेंसिटी चेंज कर रहे हो यानी दैट केस द सेल्फ इंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द सॉलिनॉइड। लेकिन टर्न डेंसिटी जब फिक्स कर दिए हम, यानी हम बोल दिए
कि 1 सेंटीमीटर में 1 टर्न मिल ही जाएगा। तो अगर हम 10 सेंटीमीटर रखें तो हमको 10 टर्न मिल जाएगा, 50 सेंटीमीटर रखें तो हमको 50 टर्न मिल जाएगा, 5 सेंटीमीटर रखें तो हमको 5 टर्न मिल जाएगा। And in that case, the self-inductance is directly proportional to the length of the circuit. तो याद रखना, ये ऐसा यूनिक फॉर्मूला है जहाँ पे एक ही पैरामीटर एक बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एक बार इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कीप दिस इन माइंड कि कब चेंज होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी लगता है और कब डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी लगता है। सो दिस इज द formula which we require to find any self inductance associated with the coil. तो coil में n टर्म्स अगर रहा तो ये हमारा फॉर्मूला आता है, आगे हमारा कुछ फॉर्मूला था यहाँ पे, और उसी के साथ सेल्फ इंडक्टेंस एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड, ये है उसका फॉर्मूला। दोनों को ही डिराइव करने का सेम तरीका है, कुछ अलग नहीं, इसलिए दोनों को एक साथ ही हम करवा के दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब इसके आगे हम लोग इंडक्टर के रूप में इंडक्टर की दुनिया में चले जाएंगे और उसके बारे में सब कुछ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। बट फिलहाल के लिए ये हमारा ये इसको अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो बोलो।